दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको क्लास 12 का टर्म 2 का हिस्ट्री का सैम्पल पेपर लेकर आया हूं जो आपके बहुत ही काम आ सकता है। तो दोस्तों चलिए मैं सबसे पहले आपको सैम्पल पेपर दिखा देता हूं कि किस तरह से जो है हिस्ट्री का सैम्पल पेपर है आपका और किस तरह से आपका एग्जाम के अंदर टर्म 2 के एग्जाम के अंदर आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ कि पेपर आपका किस तरह से आएगा। दोस्तों खूब ध्यान से देखें इस वीडियो को और दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस वीडियो को लाइक भी कर लें और अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को जो है इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँच जाए। और दोस्तों ये है सेक्शन सी, खूब अच्छे से देखें दोस्तों, खूब ध्यान से, बिल्कुल भी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं। पहले मैं आपको छोटा करके पेपर दिखा देता हूँ, फिर आपको एक एक चीज़ को हिंदी में जो है आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन का हिंदी का मतलब क्या है। खूब ध्यान से देखें दोस्तों, पहले आप पेपर देख लें। तो दोस्तों ये था सैम्पल पेपर। अब चलिए एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको हिंदी में समझते हैं कि किस तरह से हमारा जो है पेपर आने वाला है। तो दोस्तों इसकी जो टाइमिंग है वो 2 घंटे की है और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 40 नंबर का है। तो सबसे पहले हम जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लें। तो दोस्तों लिखा है नंबर 1, द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इंटू 4 सेक्शंस, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। तो दोस्तों जो हमारा ये सेक्शन, जो हमारा जो ये क्वेश्चन पेपर होगा ये 4 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में, ठीक है दोस्तों। नंबर 2 है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे प्रश्न करना अनिवार्य है। नंबर 3 है दोस्तों सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच, आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 80 वर्ड्स। तो दोस्तों जो सेक्शन ए है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक है और ये हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और जो है दोस्तों जो हमारा आंसर हो वो 80 वर्ड्स से ज़्यादा ना हो, 80 वर्ड्स के अंदर ही हमारा आंसर होना चाहिए। हर क्वेश्चन का आंसर जो है 80 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, ठीक है दोस्तों। ये था सेक्शन ए। अब चलते हैं दोस्तों सेक्शन बी की तरफ, नंबर 4 सेक्शन बी। सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 to 7 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस carrying 6 marks. Answer to this question should not exceed 150 to 200 words. दोस्तों जो सेक्शन बी होगा वो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक होगा और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और दोस्तों हर क्वेश्चन इसमें 6 नंबर का होगा और जो है जो हमारा आंसर होना चाहिए हर क्वेश्चन का वो 150 से लेकर के 200 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए, यानी 150 से लेकर के 200 शब्दों के अंदर हमारा ये सेक्शन बी का आंसर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आप चलते हैं नंबर 5 में, सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 and 9 आर केस बेस्ड क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स ईच विद सब पार्ट्स, ठीक है दोस्तों। सेक्शन सी दोस्तों है जो वो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 9 तक है और ये केस बेस्ड क्वेश्चन होगा और दोस्तों कैरिंग 4 मार्क्स ईच विद सब पार्ट्स, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा सेक्शन सी है इसमें 2 क्वेश्चन करने होंगे और दोनों क्वेश्चन दोस्तों वो 4-4 नंबर के हैं, तो 4 दूनी 8 नंबर का हमारा सेक्शन सी हो गया, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नंबर 6 में। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों सेक्शन सी के बाद सेक्शन डी, ठीक है। सेक्शन डी में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 10 इज मैप बेस्ड कैरिंग 2 मार्क्स। जो क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन डी है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 है और ये मैप के ऊपर है, मैप बेस्ड होगा और ये जो है आंसर जो इस क्वेश्चन होगा ये 2 नंबर का होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाले जो है उसमें जो है नंबर में इसमें लिखा हुआ है दोस्तों और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबरिंग कुछ यहाँ पे गलत इसने यहाँ पर किया हुआ है, सैम्पल पेपर में कुछ गलत है। देखिए यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, 5 के बाद 6 होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 7 आ गया था, ठीक है। तो दोस्तों तो चलिए 7 मान लीजिए सेक्शन डी है तो 8 में चलिए। अब 8 में लिखा हुआ है देयर इज़ नो ओवरऑल choice in the question paper, however an internal choice has been provided in a few questions. Only one of the choices in such questions have to be attempted. इसका मतलब हुआ दोस्तों प्रश्न पत्र में कोई समग्र विकल्प नहीं है, हालांकि कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में से केवल एक विकल्प का प्रयास करना है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नंबर 9 में। इन एडिशन टू दिस सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन विद ईच सेक्शन एंड क्वेश्चन वेर एवर नेसेसरी। इसका मतलब हुआ दोस्तों इसके अलावा जहां आवश्यक हो प्रत्येक अनुभाग और प्रश्न के साथ अलग अलग निर्देश दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो हमारा जो है आपके सामने इंस्ट्रक्शन। अब दोस्तों चलते हैं सेक्शन ए की तरफ। तो दोस्तों जो हमारा सेक्शन ए होगा ये होगा 12 नंबर का, ठीक है दोस्तों। और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है दोस्तों। और जो इसका आंसर होगा जैसे ऊपर मैंने आपको बता दिया है कि 80 वर्ड्स के अंदर इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब चलिए पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द रोल ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया,
ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होगा दोस्तों, भारत के संविधान विधानसभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ। और दोस्तों ये जो है आपको इसको करना है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। लिखा है दोस्तों, क्रिटिकली एनालाइज द फिफ्थ रिपोर्ट विच वाज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813 और करके लिखा हुआ है नीचे। एग्जामिन द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश टूवर्ड्स पहाड़ीज ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। इसका मतलब होगा दोस्तों, पाँचवीं रिपोर्ट का समालोचनात्मक विश्लेषण करें जो 1813 में ब्रिटिश संसद को प्रस्तुति की गई थी। या नीचे वाला है, इसका मतलब है 18वीं शताब्दी के दौरान पहाड़ों के प्रति अंग्रेज़ों द्वारा अपनाई गई नीतियों का परीक्षण करें। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपको देना है। और जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो 80 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। और राइटिंग का खूब अच्छे से ध्यान दें, राइटिंग आपका गड़बड़ ना हो। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्दबाजी भी ना करें दोस्तों। और दोस्तों अभी तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर आपको समझा रहा हूँ। बाद में अगर जो है इसकी वीडियो बनाऊँगा तो उम्मीद करूँ तो जो है अब कोशिश करूँगा कि आपकी इसका आंसर भी बना करके देने की। और दोस्तों बिल्कुल भी चैनल पर बने रहें, वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लिखा है दोस्तों, रूमर्स एंड प्रोफेसीज played a part in moving people to action. Explain the statement in the context of the revolt of 1857. ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हुआ अफवाहों और भविष्यवाणियों ने लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करने में एक भूमिका निभाई। ठीक है, और लिखा हुआ 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कथन की व्याख्या करें। ठीक है दोस्तों, आपको इसका आंसर देना है। खूब ध्यान से, खूब अच्छे से जो आपने तैयारी की है उसके मुताबिक आप इसका आंसर दें। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। वाई हैव मेनी स्कॉलर्स रिटेन द मंथ्स आफ्टर इंडिपेंडेंस एज बीइंग गांधी जीज फाइनेस्ट आवर्स? एक्सप्लेन। इसका मतलब हुआ दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद के महीनों को कई विद्वानों ने गांधी जी के सर्वोत्तम घंटे क्यों लिखा है, व्याख्या करें। ठीक है दोस्तों, आपको खूब अच्छे से आंसर इसका देना है। मैं दोस्तों अभी सिर्फ आपको क्वेश्चन का मतलब बताता जा रहा हूँ, आंसर नहीं बताऊंगा। अभी सिर्फ क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ इसका हिंदी में। ठीक है दोस्तों, अब ये सेक्शन ए हमारा हो गया। अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ, जो है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और ये 18 नंबर का होगा। इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। और दोस्तों जो हमारा ये जो सेक्शन बी है, यहाँ पर ऊपर हम लोग देख चुके हैं जैसा कि 150 से लेकर के 200 वर्ड्स के अंदर अंदर हमारा ये इसका आंसर हर क्वेश्चन का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एनी 6 prominent leaders of northern India who fought against the British in the revolt of 1857। ठीक है दोस्तों, ये 6 नंबर का है। और अब चलते हैं इसका हिंदी में मतलब समझते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है दोस्तों, उत्तर भारत के किन्हीं 6 प्रमुख नेताओं की भूमिका का वर्णन करें जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ठीक है दोस्तों, आपको जो है खूब अच्छे से जो है इसका आंसर देना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज genuinely a mass movement bringing into its ambit hundreds of thousands of ordinary Indians? Elucidate the statement with suitable examples. Or Gandhiji had mobilized a wider discontentment against the British rule in the Salt Satyagrah? Elucidate the statement with suitable examples। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। अब इसका मतलब भी समझ लेते हैं। इसका मतलब हुआ दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था जिसने सैकड़ों हजारों आम भारतीयों को अपने दायरे में लाया। उपयुक्त उदाहरणों के साथ कथन। या नीचे वाला लिखा हुआ है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह में ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष लामबंद किया था। उपयुक्त उदाहरणों के साथ कथन को स्पष्ट करें। तो दोस्तों चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में। यह अब फिर से आपको समझा दूँ। भारत छोड़ो आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था जिसने सैकड़ों हजारों आम भारतीयों को अपने दायरे में लाया। उपयुक्त उदाहरणों के साथ जो है इसका कथन स्पष्ट आपको करना है, इसके बारे में आपको बताना है। नीचे वाला है, या गांधी जी ने नमक सत्याग्रह में ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष लामबंद किया था। उपयुक्त उदाहरणों के साथ कथन को स्पष्ट करें। ठीक है दोस्तों,
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, अबुल फजल डिस्क्राइब्स द आइडिया ऑफ सुलहकुल एब्सोल्यूट पीस एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ अकबर एनलाइटेंड रूल, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद फ्यू एग्जाम्पल्स। दोस्तों ये भी 6 नंबर का है, नीचे वाला लिखा है आर करके। द ऑफिसर कॉप्स ऑफ द मुगल्स वेयर वर डिस्क्राइब्ड एज बॉक्वेट ऑफ फ्लावर्स हेल्ड together by loyalty to the emperor, justify the statements with suitable arguments। ठीक है दोस्तों, इसका जो हिंदी में मतलब होगा वो भी अब समझ लेते हैं दोस्तों। इसका जो हिंदी में मतलब है वो है, अबुल फजल सुलहकुल पूर्ण शांति के आदर्श को अकबर के प्रबुद्ध शासन की आधारशिला के रूप में वर्णित करता है। कुछ उदाहरणों के साथ कथन का समर्थन करें। या नीचे वाला है दोस्तों, वाला का मतलब हुआ दोस्तों, मुगलों के अधिकारी वाहिनी को सम्राट के प्रति वफादारी से एक साथ रखे फूलों के गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया गया था। उपयुक्त तर्कों के साथ कथनों की पुष्टि कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको ये तो ऊपर वाला आ रहा हो तो ऊपर वाला कर लें, या नीचे वाला और करके लिखा हो उसको कर लें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था सेक्शन बी। अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो जो दोस्तों हमारा जो सेक्शन सी है वो केस बेस्ड क्वेश्चन है, और दोस्तों ये हर क्वेश्चन 2 नंबर का 4 नंबर का होगा। ठीक है दोस्तों, और ये इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हमें करना है, तो 2 क्वेश्चन ही है इसमें, इसलिए एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 4 दूनी 8 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होगा पूरा सेक्शन सी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ठीक है दोस्तों, आपको जो सामने नीचे लिखा हुआ है इसको अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद इसका आंसर जो है नीचे क्वेश्चन दिया होगा, देखिए नीचे क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आपको आंसर देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा, बस इंग्लिश में आप अपना देख लें रोक के वीडियो, मैं सिर्फ इसकी हिंदी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों वीडियो को रोक के इसको इंग्लिश में देख सकते हैं क्या लिखा हो। ठीक है, मैं अब चल रहा हूँ इसकी हिंदी बताने आपको, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। इसका मतलब है, लिखित शब्द बीते युगों के ज्ञान को मूर्त रूप दे सकता है और बौद्धिक प्रगति का साधन बन सकता है। जो लोग उसे सुनने के लिए उपस्थित होते हैं उनके द्वारा कही गई बात दिल तक जाती है। लिखित वचन उन लोगों को ज्ञान देता है जो निकट और दूर हैं। यदि ये लिखित शब्द के लिए नहीं होता तो बोला गया शब्द जल्द ही मर जाता और कोई भी स्मृति नहीं होती। सतही पर्यवेक्षक पत्र में एक काले रंग की आकृति देखते हैं, लेकिन गहरे देखने वाले इसमें ज्ञान का दीपक रखते हैं। चिरागे शिनासाई लिखा हुआ शब्द काला दिखता है, उसके भीतर 1000 किरणें होते हुए भी यह एक प्रकाश है जिस पर तिल है जो बुरी नज़र को दूर करता है। एक अक्षर खत ज्ञान का चित्र है। विचारों के दायरे से एक मोटा स्केच, दिन में आने वाली एक अंधेरी रोशनी, ज्ञान के साथ गर्भवती एक काला बादल। हालांकि गूंगा बोलना स्थिर अभी तक यात्रा शीट पर फैला हुआ है और फिर भी ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये इसका मतलब था जो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका क्वेश्चन आपको पढ़ना है और आंसर उसी ऊपर में से देना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। वाई वर वर्ड्स कंसाइडर्ड एज द लैम्प ऑफ विजडम। इसका मतलब होगा दोस्तों, शब्दों को ज्ञान का दीपक क्यों माना जाता था। ठीक है, इसका आंसर आपको देना उसी में से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8.2 में। हाउ हैज़ अबुल फजल रिलेटेड वर्ड्स विद नॉलेज। इसका मतलब होगा दोस्तों, अबुल फजल ने शब्दों को ज्ञान से कैसे जोड़ा है। ठीक है, आपको इसका आंसर देना है। अब चलते हैं 8.3 में। हाउ डिड अबुल फजल रेफर डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन व्यूअर्स ऑब्जर्वेशन एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ लर्नड पर्सन। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होगा, अबुल फजल ने एक सामान्य दर्शक के अवलोकन और एक विद्वान व्यक्ति के अवलोकन के बीच अंतर को कैसे संदर्भित किया। ठीक है दोस्तों, आपको इसको आंसर देना है। आपको इसका खूब ध्यान से दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते रहें। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो दोस्तों चूंकि 2 क्वेश्चन इसमें करना था, ठीक है, इसलिए नीचे वाला 9 नंबर भी है, आपको इसको भी करना है। और दोस्तों इसको भी आपको खूब ध्यान से पढ़ना है, और नीचे क्वेश्चन होगा,
9.1 2 3 करके, तो आपको इसका आंसर भी इसी में से देना है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसका हिंदी में मतलब समझ लेते हैं दोस्तों। अगर आपको इंग्लिश समझना है, इंग्लिश में अगर इसको रोक रोक के आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं आपको सिर्फ हिंदी में इसका मतलब समझा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मतलब है दोस्तों, सबसे पहले हम ऊपर देख लेते हैं, लिखा हुआ है देयर कैन नॉट बी एनी डिवाइडेड लॉयल्टी। यानी इसका मतलब है दोस्तों, कोई विभाजित वफादारी नहीं हो सकती। नीचे लिखा हुआ दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत ने तर्क दिया कि वफादार नागरिक बनने के लिए लोगों को केवल समुदाय और स्वयं पर ध्यान देना बंद करना होगा। लोकतंत्र की सफलता के लिए किसी को खुद को प्रशिक्षित करना चाहिए। आत्म अनुशासन की कला में लोकतंत्र में खुद की कम और दूसरों की ज़्यादा परवाह करनी चाहिए। कोई विभाजित निष्ठा नहीं हो सकती। सभी निष्ठाएं विशेष रूप से राज्य के इर्द गिर्द केंद्रित होनी चाहिए। यदि किसी लोकतंत्र में आप प्रतिद्वंदी निष्ठा पैदा करते हैं या आप एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जिसमें कोई व्यक्ति या समूह अपनी फिजूल खर्ची को दबाने के बजाय बड़े या अन्य हितों की परवाह नहीं करता है, तो लोकतंत्र बर्बाद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हिंदी था। अब दोस्तों चलते हैं इसके क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 9.1, हाउ डिड जीबी पंत एनकरेज सिटीजन्स टू मेक अ यूनिफाइड नेशन। इसका मतलब है दोस्तों, जीबी पंत ने नागरिकों को एक एकीकृत राष्ट्र बनाने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया। इसका आंसर आपको उसी में से देना है। अब दोस्तों चलते हैं 9.2 में, वाई डिड ही अर्ज सिटीजन्स फॉर लॉयल्टी टूवर्ड्स नेशन। इसका मतलब वो दोस्तों, उन्होंने नागरिकों से राष्ट्र के प्रति वफादारी का आग्रह क्यों किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ वाज लॉयल्टी कंसिडर्ड एज द बेस ऑफ सोशल पिरामिड। इसका मतलब है दोस्तों, वफादारी को सामाजिक पिरामिड का आधार कैसे माना जाता था। ठीक है दोस्तों, ये आपका सेक्शन नंबर सी था। अब दोस्तों चलते हैं सेक्शन नंबर डी में, जो सबसे आखिरी सेक्शन हमारा है दोस्तों। ये है मैप स्किल बेस क्वेश्चन, ये 2 नंबर का होगा दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विद एप्रोप्रिएट सिंबल। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हुआ भारत के दिए गए राजनीतिक रूपरेखा मानचित्र पर निम्नलिखित में से किसी एक को उपयुक्त प्रतीक के साथ खोजें और लेबल करें। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 है दोस्तों, द प्लेस वेयर गांधी जी विदड्रू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसका मतलब हुआ वह स्थान जहां गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया। ठीक है दोस्तों, या नीचे वाला है, द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह फॉर द इंडिगो प्लांटर्स। इसका मतलब हुआ वह स्थान जहां गांधी जी ने नील बागानों के लिए सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में से किसी एक को आपको करना है, जो आपको आसान लगे वो आप कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। ठीक है, ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया अ प्लेस related to the centers of the revolt of 1857 is marked as A. Identify it and write its name on the line drawn near them. इसका मतलब है दोस्तों, भारत के उसी रूपरेखा मानचित्र पर केंद्रों से संबंधित स्थान 1857 के विद्रोह को ए के रूप में चिन्हित किया गया है। इसे पहचानें और उनके पास खींची गई रेखा पर उसका नाम लिखें। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने मैप है जो आपको देखना है दोस्तों, आप देख लें खूब अच्छे से। मैप को देख लें दोस्तों। नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, नोट द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर फॉर द विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स ओनली इन लिeu ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है दोस्तों, अब ये विजुअली इंपेयर्ड जो लोग हैं, जिनको आंखों में परेशानी है, ठीक है, उनके लिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये 10वां लिखा हुआ है, नेम एनी 2 कैपिटल सिटीज ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हुआ मुगल साम्राज्य के किन्हीं 2 राजधानी शहरों के नाम बताएं। या नीचे वाला है और करके, मेंशन एनी 2 प्लेसेस रिलेटेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 के विद्रोह से संबंधित किन्हीं 2 स्थानों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन, जो मैंने आपको पढ़ के बता दिया सैंपल पेपर का। अब दोस्तों जो है
उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आया होगा। और दोस्तों अगर कहीं कोई आपको परेशानी हो तो कमेंट में ज़रूर करें, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ, जो है समझाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।